सोचिए, 1947 का वो साल, ब्रिटिश साम्राज्य जो दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज करता था, उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दक्षिण एशिया का भूगोल, इतिहास और सच कहें तो रूह तक को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज के इस एनालिसिस में हम भारत के विभाजन की उस जटिल और दर्दनाक घटना की गहराई में जाएंगे। देखिए, ये कोई मामूली जमीन का बंटवारा नहीं था। ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल भूकंप था जिसके झटके आज भी हम महसूस करते हैं। कैसे महज कुछ ही हफ्तों में लिए गए फैसलों ने पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत हमेशा के लिए तय कर दी। आइए समझते हैं इतिहास के इस सबसे बड़े और भयानक मोड़ को। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1,40,00,000। सुनने में शायद ये सिर्फ एक बड़ा आंकड़ा लगे, लेकिन ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन इंसानों की अनुमानित गिनती है जिन्हें 1947 में अपना घर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ बस यूं ही छोड़कर नई खींची गई सीमाओं के पार जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि ये लिखित मानव इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे तेज मजबूरन विस्थापन था। इतने सारे लोगों का इतने कम समय में इस तरह दरबदर होना सच में ये अपने आप में अकल्पनीय है। और पता है, इन करोड़ों नंबरों के पीछे धड़कते हुए इंसान थे। मशहूर लेखिका इस्मत चुगताई के ये लफ्ज़ देखिए। वो लिखती हैं, जिनके शरीर सलामत थे उनके दिल टूट चुके थे, परिवार बिछड़ गए। ये लाइनें उस त्रासदी के असली दर्द को बहुत गहराई से बयां करती हैं। विभाजन सिर्फ नक्शे पर खींची गई कोई लकीर नहीं थी। ये सदियों से साथ रह रहे लोगों का, उनके साझे इतिहास का और उनके गहरे रिश्तों का टूटना था। कई लोग नई सीमाओं के पार तो पहुंच गए, लेकिन अंदर से उनकी पहचान हमेशा के लिए बिखर गई। तो आज हम इस पूरी घटना को 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहले विभाजन की शुरुआत, फिर जल्दबाजी में लाई गई माउंटबैटन योजना, उसके बाद रैडक्लिफ लाइन का खींचा जाना, फिर वो भयानक मानव विस्थापन और आखिर में वो मानवीय कीमत जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विभाजन की उत्पत्ति की, कि आखिर हम एकता से इस भयानक बंटवारे तक पहुंचे कैसे। देखिए, कोई भी इतना बड़ा विभाजन रातों रात तो होता नहीं है ना। इसके पीछे दशकों की जटिल राजनीति और औपनिवेशिक नीतियां काम कर रही थीं। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के साथ द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी 2 नेशन थ्योरी ने जोर पकड़ना शुरू किया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। 1946 की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने भारत को एकजुट रखने का अपना आखिरी बड़ा दांव चलाया, कैबिनेट मिशन योजना। लेकिन जब बात नहीं बनी तो अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान हो गया और बस यहीं से तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। कलकत्ता और फिर देश के बाकी हिस्सों में ऐसी भयंकर सांप्रदायिक हिंसा भड़की जिसने ये साफ कर दिया कि अब दोनों समुदायों के बीच एक बहुत गहरी, शायद कभी न भर पाने वाली खाई बन चुकी है। इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मोहम्मद अली जिन्ना का राजनीतिक सफर था। क्या आपको पता है कि अपने शुरुआती करियर में जिन्ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे। उन्हें बाकायदा हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाता था। वो संवैधानिक तरीकों में यकीन रखते थे, लेकिन फिर वक्त बदला। कांग्रेस की जन आंदोलन वाली राजनीति से उनका मोह भंग होने लगा और वही जिन्ना जो कभी एकता के पैरोकार थे, बाद में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग के सबसे अटल चैंपियन बन गए। ये वैचारिक बदलाव विभाजन के इतिहास को समझने के लिए बहुत ही क्रूशल है। अब सवाल ये है कि क्या बंटवारा टाला जा सकता था? यहाँ कैबिनेट मिशन का रोल बहुत अहम हो जाता है। 1946 में ब्रिटिश असल में चाहते थे कि भारत एकजुट रहे ताकि उनके अपने रणनीतिक हित और शाही रक्षा सुरक्षित रहे। उन्होंने एक 3 स्तरीय फेडरल स्ट्रक्चर का प्रपोजल रखा जिसमें प्रांतों को काफ़ी आज़ादी दी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग ने शुरुआत में इस ग्रुपिंग सिस्टम को मान भी लिया था, लेकिन कांग्रेस, खासकर जवाहरलाल नेहरू जी को ये मंजूर नहीं था। उन्हें डर था कि इससे केंद्र सरकार बहुत कमजोर हो जाएगी और इस तरह आपसी अविश्वास और इस राजनीतिक डेडलॉक के चलते भारत को एक रखने की ये आखिरी ब्रिटिश कोशिश भी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। यहाँ से एंट्री होती है माउंटबैटन की, हमारा दूसरा पॉइंट। जल्दबाजी में बनी माउंटबैटन योजना, या यूं कहें एक बहुत ही हड़बड़ी में ली गई विदाई। ओरिजिनली अंग्रेजों ने तय किया था कि वो जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे, लेकिन नए वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने जब यहाँ के बिगड़ते हालात देखे तो उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने इस डेडलाइन को लगभग 10 महीने पहले खिसकाकर 15 अगस्त 1947 कर दिया। अब आप खुद सोचिए, इस अनुचित जल्दबाजी का क्या मतलब था।
इसका सीधा सा मतलब था कि एक इतने विशाल देश को बांटने, 2 नई सरकारें बनाने, पूरी सेना का बंटवारा करने और सरहदें तय करने के लिए अब सिर्फ कुछ ही हफ्ते बचे थे। ये कोई प्लानिंग नहीं थी, ये बस एक अंधी हड़बड़ी थी। और इसी हड़बड़ी ने जन्म दिया एक जियोग्राफिकल दुस्वप्न को। हमारा तीसरा पॉइंट, रैडक्लिफ लाइन खींचना, जहां भूगोल को बस एक डेडलाइन के हवाले कर दिया गया। आज हम जिस सरहद को देखते हैं उसे रैडक्लिफ लाइन कहते हैं। ये वो आधिकारिक बाउंड्री थी जिसे पंजाब और बंगाल को मुस्लिम बहुल और गैर मुस्लिम बहुल जिलों के हिसाब से बांटने के लिए तय किया गया था। इसका नाम सिरिल रैडक्लिफ के नाम पर पड़ा, जो लंदन के एक जाने माने बैरिस्टर थे और जिन्हें इन 2 सीमा आयोगों का चेयरमैन बनाया गया था। उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी 1,75,000 वर्ग मील के इलाके को बांटने की, एक ऐसा इलाका जिसमें करीब 9.25 करोड़ लोग बसते थे। अब जरा इन पॉइंट्स को देखिए, ये आपको हैरान कर देंगे। 9.25 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला करने के लिए इस आयोग को कितना वक्त मिला? सिर्फ 5 हफ्ते। और चेयरमैन सिरिल रैडक्लिफ, वो तो अपनी जिंदगी में पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें यहाँ के भूगोल, यहाँ के कल्चर का जीरो, जी हाँ बिल्कुल शून्य अनुभव था। यूनाइटेड नेशन जैसे बाहरी एक्सपर्ट्स की मदद ली जा सकती थी, लेकिन उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपनी रेप्यूटेशन को लेकर ज्यादा फिक्रमंद थी। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? उन्होंने जिन नक्शों और सर्वे डेटा का इस्तेमाल किया वो सालों पुराने और अधूरे थे। इमेजिन कीजिए, लंदन का एक वकील भीषण गर्मी में एक बंद कमरे में बैठकर ऐसे फैसले ले रहा था जिसने गांवों, नदियों और यहां तक कि लोगों के घरों को भी बीचों बीच से 2 हिस्सों में चीर दिया। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दर्दनाक पहलू है, बड़े पैमाने पर मानव विस्थापन और उसे लागू करने में हुई भयंकर अराजकता। नक्शे पर बस एक पेन चला और रातों रात लाखों लोग अपने ही घर में विदेशी हो गए। एस्टिमेट्स बताते हैं कि 1.2 से 2 करोड़ लोगों को अपना सब कुछ पीछे छोड़कर भागना पड़ा। हिंदू और सिख भारत की तरफ आ रहे थे और मुसलमान पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। मीलों लंबी कतारें, जिन्हें काफिले कहा जाता था, बस चले जा रही थीं। ट्रेनों का हाल तो आपको पता ही होगा, अंदर से लेकर छतों तक खचाखच भरे लोग एक देश से दूसरे देश का सफर तय कर रहे थे। ये कोई नॉर्मल यात्रा नहीं थी, ये डर, खौफ और मौत से बचकर भागने की जद्दोजहद थी, जिसकी किसी ने कोई प्लानिंग नहीं की थी। और कीमत सिर्फ घर या जमीन तक महदूद नहीं रही। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 5 लाख से 20 लाख, ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस अफरा तफरी में अपनी जान गंवा दी। दंगे, भयानक कत्लेआम, रास्ते में भूख और बीमारियां, मौत हर तरफ थी। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। ये आंकड़ा चीख चीख कर बताता है कि जब सिस्टम और कानून पूरी तरह से फेल हो जाते हैं तो इंसानियत किस कदर तार-तार हो जाती है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर इतना बड़ा विनाश हुआ कैसे? सच कहूं तो ये पूरी व्यवस्था का एक टोटल कोलैप्स था। सबसे बड़ी ब्लंडर तो ये थी कि नई सरहदों का ऐलान आज़ादी के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को किया गया। मतलब 15 अगस्त को लोगों को ये तक नहीं पता था कि वो किस मुल्क में खड़े हैं। किसी भी तरफ से इतने बड़े पैमाने पर लोगों के विस्थापन की कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। दोनों ही नए देश और उनका प्रशासन उस वक्त इतने नए और कमजोर थे कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ही नहीं कर पाए। और इसका सीधा नतीजा ये निकला कि पंजाब और बंगाल में ऐसी भयानक सांप्रदायिक हिंसा भड़की जिसे रोकने वाला कोई नहीं था। अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वो मानवीय कीमत जिसे हम अक्सर इतिहास की किताबों में भूल जाते हैं, हमारे कारीगर और हमारी महिलाएं। विभाजन ने सिर्फ राजनीति ही नहीं, अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी थी, खासकर उन कारीगरों और दस्तकारों की जिनका पूरा जीवन उनकी कला पर निर्भर था। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ कारीगरों की वर्कशॉप्स लगभग पूरी तरह तबाह हो गईं। कच्चा माल कहीं और रह गया, बाजार कहीं और चला गया। हालात इतने खराब थे कि 1960 तक आते आते भी वो अपनी विभाजन पूर्व आय का बमुश्किल 60% ही हासिल कर पाए। दूसरी तरफ बंगाल के कारीगरों का दर्द भी कम नहीं था, लेकिन चूंकि वो कोलकाता जैसे बड़े अर्बन मार्केट और पोर्ट के करीब थे, इसलिए उन्होंने थोड़ी तेजी से रिकवरी की और अपनी 72% कमाई वापस पाली। इससे हमें समझ आता है कि अचानक खींची गई लकीरों ने कैसे लोकल इकोनॉमीज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
और अब उस दर्द की बात जिसे अक्सर सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है। विभाजन के दौरान महिलाओं ने जिस बर्बरता का सामना किया वो शायद शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। हजारों महिलाओं का अपहरण किया गया, उन्हें भयानक हिंसा का शिकार होना पड़ा, जबरन धर्म परिवर्तन करवाए गए और कई बार तो खुद उनके अपने ही परिवारों ने तथाकथित सम्मान के नाम पर उनकी जान ले ली। बहुत ही अफसोस की बात है कि इतिहास के बड़े पन्नों में उनके इस दर्द को अक्सर सिर्फ कुछ नंबरों में समेट दिया जाता है। महिलाओं का ये गहरा ट्रॉमा, उनकी पहचान छीन जाने की ये पीड़ा अक्सर राष्ट्र निर्माण की बड़ी कहानियों के शोर में दब जाती है। लेकिन अगर हमें विभाजन को सच में समझना है तो हमें इस दर्द को महसूस करना ही होगा। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आपको लगता है कि महज 5 हफ्ते में खींची गई वो एक जल्दबाजी भरी रेखा आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी, उनकी सोच और उनकी यादों को कंट्रोल कर रही है? बिल्कुल कर रही है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की आज की जियोपॉलिटिक्स, हमारी साझा संस्कृति और दिलों में बसे वो घाव, सब उसी एक फैसले का नतीजा है। विभाजन सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा अतीत है जो हमारे वर्तमान को और शायद हमारे भविष्य को भी आज तक आकार दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। इस विषय पर और गहराई से सोचने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।